हेलो, गुड मॉर्निंग study.com में पुनः आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10th की रसायन विज्ञान की चैप्टर केमिकल रिएक्शन, जो आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वास्तविक ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं को जानने के लिए हम लोगों को बहुत सी बातों की जानकारी पहले से होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए आगे हम बताएंगे। पहले ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानें। चूँकि 9th क्लासों में आप अध्ययन कर सके होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। फिर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण की, क्योंकि वहाँ अध्ययन आपको अच्छी तरह से या गहराई से नहीं करना था। अब हम यहाँ आपको उसके बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया लिखने में आपको सुविधा हो जाएगी। और रासायनिक अभिक्रिया जब भी लिखी जाती है संतुलित करके लिखी जाती है, बैलेंस करके लिखी जाती है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। क्योंकि लौभाजे नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान निश्चित रहता है। इसको हम लोग कहते हैं द्रव्य की अविनाशता नियम या नस्वर्ता नियम। तो रासायनिक अभिक्रिया में कहने का अर्थ ये कि प्रतिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलित पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी को बराबर रखने के लिए रासायनिक समीकरणों को हमेशा संतुलित करके ही लिखना है, जो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है। तो इसमें काल्पनिक बातें नहीं होती हैं। जो वास्तव में रिएक्शन होता है, जो वास्तव में अभिक्रियाएं होती हैं, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रिया। तो कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके, अकेले हो या मिल करके करें, और अभिक्रिया करने के बाद कोई एक या अधिक पदार्थ बने जो पहले से नया हो, एकदम चेंज, यानी जो प्रतिकारक पदार्थ होंगे वो प्रतिफलित पदार्थ नहीं होंगे। तो नए पदार्थों का निर्माण करता है जिनके गुण जो मूल पदार्थ लिए गए हैं, जो प्रतिकारक हैं, उनसे सर्वथा भिन्न होता है, एकदम अलग होता है। तो डेफिनेशन आप देख लें। कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है जिसके गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहले ही बताया आपको हम कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए रासायनिक समीकरण चाहिए। तो इसके लिए रासायनिक समीकरण के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जो अकेले है, हम इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने का साइन डेल्टा दिया जाता है, या गर्म भी आप लिख सकते हैं वहाँ। अब जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो अकेले ही क्रिया करके ये दो भाग में बढ़ जाता है। जो एक भाग कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा भाग है कार्बन डाइऑक्साइड। ये अंदाज नहीं होता है, ये आपको याद रखना होगा कि किस पदार्थ या इस पदार्थ को गर्म करने पर क्या क्या बनेगा, ये आपको पहले से याद रखनी है। यहाँ कोई जोड़ घटाव की क्रिया द्वारा निकालने की बात नहीं है। इसलिए क्या होता है ये आपको पहले से जानना है। अब रही बात अनुसूत्र लिखने की, तो ये सूत्र लिखने के लिए आपको हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे सही है या गलत है। अब कहीं देखिएगा 2 लग जाता है, कहीं 3 लग जाता है, कहीं 4 लग जाता है। तो कैसे 3 4 लग जाता है? यहाँ 3 लगा हुआ है, वहाँ 2 लगा हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब चलिए एक और रिएक्शन लेते हैं, Mg+O2। मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन में जब हम जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कार्बन उससे अलग हो जाता है। अब जरा हम गौर कर लें। बताए थे कि समीकरण जब भी लिखना है अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए तो संतुलित होना जरूरी है, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसमें जरा हम कैलकुलेट करें। कैल्शियम का 1 कैल्शियम का 1 है, कार्बन का 1 कार्बन का 1 है,
और ऑक्सीजन का 3, ऑक्सीजन का 1 और 2 3 है। ये संतुलित समीकरण है, बैलेंस इक्वेशन है। अब ज़रा इसमें गौर करें, Mg+O2 लिखा हुआ है और यहाँ पर O जो है 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। ये अंदाज की अनुमान की विधि है। हो सकता है हमने 2 जो लगाया वो बाद में इसको हटाना भी पड़ जाए, क्योंकि अनुमान विधि है ये। तो पहले हम अनुमान लगाया कि ऑक्सीजन 2 है, तो हम यहाँ 2 कर दिए, तो मैग्नीशियम 2 हो गया इसके चलते। तो चलिए मैग्नीशियम को 2 कर देते हैं, तो 2 भी हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, CO2 के साथ अभिक्रिया होगी तब बनेगा। चलिए O2 का ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और उस तरह से हम बैलेंस किए तो 2 MgO हो गया, इधर 2 लगाना पड़ गया। तो इस तरह की बहुत सी अभिक्रियाएँ होंगी, चूँकि रासायनिक अभिक्रियाओं का टाइप जो है काफ़ी अधिक होता है। वे लगभग 10, 12 से 15 प्रकार के हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, एकल अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन क्रिया, उदासीनीकरण, अवक्षेपण, उत्कर्मणीय अभिक्रिया, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उसके बाद है ऑक्सीकरण, अवकरण। ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं वो अलग अलग टाइप हैं, और जिनके बारे में हम आगे विश्लेषण से बात करेंगे। तो विशेष रूप से आगे बात करेंगे। इसके पहले रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन का उपयोग करते हैं हम लोग रासायनिक। तो पहले हम जानेंगे, आगे बढ़ने के पहले, चूँकि रिएक्शन इस तरह के लिखने होंगे, तो ये कैसे लिखा जा रहा है, कैसे बैलेंस कर रहे हैं, ये आगे पहले पढ़ लेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में, तभी हम फिर डिटेल करेंगे सब इसके प्रकार के बारे में उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम रासायनिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा जानें। अभी हम लोगों ने देखा कि बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ पदार्थ हैं। तो बाएं वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं, जो आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, और दाहिनी तरफ बने हुए पदार्थ को उत्पाद या प्रोडक्ट या हम लोग प्रतिफलित कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में ये दोनों होते हैं, प्रतिकारक और प्रतिफलित। तो तीर के निशान के यानी बाईं ओर वाले प्रतिकारक और दाईं वाले प्रतिफलित होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम जानेंगे, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये प्रमुख है, ये आपको मेनली अच्छी तरह से जानना है, नहीं तो फिर रासायनिक अभिक्रिया की उदाहरण को आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, तो केवल रटने वाली बात हो जाएगी। तो रासायनिक समीकरण देखें। रासायनिक समीकरण जो है किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया को, रियल जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको संकेतों और अणुसूत्रों के रूप में व्यक्त करता है, समूहों के रूप में व्यक्त करता है, जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफलित होते हैं। बाईं ओर वाले प्रतिकारक, दाईं वाले प्रतिफलित कहलाते हैं, जो रासायनिक समीकरण में ये व्यक्त किया जाता है। तो डेफिनेशन इसका हम पहले देखें। रासायनिक समीकरण किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा अणुसूत्रों के
संकेतों तथा अनुसूत्रों के समूह के रूप में व्यक्त करता है। व्यक्त करता है जिसमें प्रतिकारक, जिसको अभिकारक भी कहते हैं, प्रतिकारक, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, प्रतिकारक तथा प्रतिफलित प्रोडक्ट यानी उत्पाद प्रतिकारक तथा प्रतिफलित होते हैं। तो इसमें प्रतिकारक हम एक सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं जो सब पर लागू होगा अननोन कंपाउंड के साथ। सपोज करते हैं ए और बी अभिक्रिया करते हैं और सी और डी का निर्माण कर रहे हैं, तो दो प्रतिकारकों के बीच हम प्लस का साइन देंगे और दो प्रतिफलितों के बीच प्लस का साइन देंगे। बीच में हम लोग तीर का निशान देते हैं। ये है प्रतिकारक। या अभिकारक। प्रतिकारक या अभिकारक हुआ। अब इधर देखिए प्रतिफलित या उत्पाद। प्रतिफलित या उत्पाद प्रोडक्ट। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को द्वारा हम व्यक्त करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको चार बातों की जानकारी आवश्यक है। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए किन किन बातों की जानकारी आवश्यक है, वो बातें हैं चार, जो हम दिखा दे रहे हैं और उसको स्पष्ट करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला पॉइंट है प्रतिकारक और प्रतिफलित पदार्थों का नाम जानना, कि कौन कौन पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और कौन कौन पदार्थ बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कि उसका अणुसूत्र क्या है, मोलेकुलर फार्मूला। और तीसरा हम उसका ढांचा स्केलेटन तैयार करेंगे, बाईं ओर किसको रखेंगे, दाईं ओर किसको रहेंगे, ये हमको कहाँ प्लस का साइन देना है, कहाँ तीर का साइन देना है, ये हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और चौथा पॉइंट है उसका संतुलित करना। तो किन किन बातों की जानकारी आवश्यक है हम लोग रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, तो चार बात हम बताएं कि प्रतिकारक पदार्थ और प्रतिफलित पदार्थ का, फिर यानी कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं, कौन कौन बनेंगे, उनका अणुसूत्र कैसे लिखा जाएगा ये जानना है। और तीसरा में समीकरण का ढांचा, जो स्केलेटन जिस तरह से बाएं और दाईं ओर प्लस और तीर के निशान के साथ लिखा जाता है, वो ढांचा होता है, तो ये लिखना भी आना चाहिए कहाँ किसको लिखना है। और लास्ट पॉइंट संतुलित करना बताएं, जिसमें कि हम एक बैलेंस करके दिखा भी दिए थे। तो ये प्रक्रिया आपको आनी चाहिए, तब आप रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करेंगे रासायनिक समीकरण से, और रासायनिक समीकरण लिखने के लिए इन चार बातों की जानकारी आवश्यक है। तो प्रतिकारक प्रतिफलित तो आपको जानना होगा पहले, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अणुसूत्र लिखना इसमें मेन काम है, ये मुख्य कार्य है आपका अणुसूत्र लिखना। समीकरण का ढांचा भी लिखने में कुछ नहीं करना है, और लास्ट है इसमें संतुलित करना, ये भी थोड़ा आपको सीखना होगा, और इसमें ट्रायल करके बैलेंस करने की प्रक्रिया करनी होगी। तो हम आते हैं अणुसूत्र के बारे में। आप 9th क्लास में तो पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम यहाँ रिवीजन करा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को रिएक्शन ही लिखना है और रिएक्शन के लिए अणुसूत्र अनिवार्य है। तो अणुसूत्र जरा देखें हम। अणुसूत्र जो होता है किसी यौगिक के, जिसको हम लोग मोलेकुलर फार्मूला कहते हैं, तो मोलेकुलर फार्मूला
वास्तव में किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित या एक मूल में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। या किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। अब जरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में देखिए सोडियम सल्फेट, जिसका अनुसूत्र होगा Na2SO4। कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। अब ज़रा ध्यान दें तो देखिए Na में यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ Cl में 2 लगा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ ये कोई अंदाज नहीं है और ये आपको रट करके नहीं रखना है। ये कैसे लिखा गया, इस लिखने का तरीका जो है, इसको लिखने का तरीका हम आगे आपको बताएंगे। इसके लिए आपको संयोजकता याद रखनी होगी, जिसको वैलेंसी कहते हैं। और ये वैलेंसी किनकी याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम बताएंगे। और आप उसकी सहायता से ये शुद्ध अणुसूत्र, सही अणुसूत्र लिख पाएंगे। तो कभी कभी प्रश्न में दिया हुआ रहता है, अणुसूत्र अलग अलग करके लिखे हुए होंगे। जैसे Na3 लिखा हुआ रहेगा, फिर SO4 का होल 2 किया हुआ रहेगा, फिर SO4 का होल 3 किया जाएगा, 2 किया जाएगा। तो अलग अलग चेंज करके दिया जाएगा और आपको चुनना होगा कि इसमें सही कौन है। तो सही के लिए अणुसूत्र आपको आना चाहिए लिखने, और इसके लिए हम आगे प्रक्रिया में आएंगे। तो अणुसूत्र बताया हम कि एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। इससे हमको अणुसूत्र जो है वो रासायनिक अभिक्रिया लिखने में, व्यक्त करने में सुविधा होगी। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे संयोजकता। संयोजकता के लिए हम लोग को प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के बारे में जाननी होगी, और दोनों को मैच करके हम बनाएंगे अणुसूत्र। तो अगली कक्षा में हम आपके सामने अणुसूत्र के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।